हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ओल्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और ये ओल्ड पेपर जो मैंने लिया है इतिहास का है और इसके अलावा जो इसका ईयर है ये है जून 2005 का द्वितीय प्रश्न पत्र। इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। जो न्यू व्यूअर है उनको जानकारी दे दूं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो हमने किए हैं उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर आप सारे ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैंने हर एक पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया है, तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ ये पैरा दिया हुआ है निम्नलिखित, और इस पैरा को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पैरा पढ़ लेते हैं। और ये याद रखिए, ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें केवल आपको प्राचीन इतिहास के ही क्वेश्चन मिलेंगे और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के वीडियोस मैं कल और परसों में आपको प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए पैरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए और अपनी क्षमता के आधार पर दिए हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आर्थिक संघ श्रेणी एक रूप में उद्योग तथा वाणिज्य का संगठन था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण कार्य किया जितना इसने किसी प्राचीन अथवा मध्यकालीन अन्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था में किया। वैदिक साहित्य में भी कुछ प्रकार के आर्थिक संघों जैसे संगठनों के धूमिल और अनिश्चित उल्लेख प्राप्त होते हैं, किंतु बौद्ध ग्रंथों के रचना काल तक ये संघ निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक बड़े नगर में स्थापित थे तथा लगभग सभी प्रकार के व्यापार तथा व्यवसाय को अपनी सीमा में बांधे हुए थे। तस्करों तक संगठनों का उल्लेख प्राप्त होता है। आर्थिक संघों ने कारीगरों के सहकारी संघों एवं व्यापार विशेष के व्यक्तिगत श्रमिकों को एक ही सहकारी संयुक्त संस्था में संयुक्त कर दिया। इसने कार्य तथा वेतन के नियमों और जिन वस्तुओं का इसके सदस्य व्यापार करते थे उनके स्तर तथा मूल्य निश्चित किए। इनके नियमों में कानून की शक्ति थी और राजा तथा शासन द्वारा उनका समर्थन किया जाता था। संघों को अपने निजी सदस्यों पर न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त होते थे जिनकी मान्यता राज्य को भी स्वीकार थी। संघ की निर्णयकारी सभा जातीय पंचायत के समान एक पथभ्रष्ट सदस्य का निष्कासन कर सकती थी, जो एक ऐसा दंड था जिससे वह अपने पूर्वजों का व्यापार करने से वंचित कर दिया जाता था और नितांत भिक्षावृत्ति की स्थिति को प्राप्त हो जाता था। बौद्ध साहित्य में ऐसे संघीय न्याय सभाओं का उल्लेख के विवाद शांत किया करती थी। बौद्ध व्यवस्था के नियमों में यह निश्चित था कि कोई विवाहित नारी अपने पति एवं पति के संग आज्ञा बिना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, पति पिता होगा, के संग आज्ञा बिना भिक्षुणी ना बनाई जाए। इस प्रकार संघ अपने सदस्यों के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक जीवन पर भी अधिकार रखता था। सदस्यों की विधवाओं एवं अनाथों के अभिभावक के
रूप में तथा उनकी रुग्णावस्था की सुरक्षा का आश्वासन के रूप में कार्य करता था। इस क्षेत्र में उनके अधिकार तथा कार्य आधुनिक जातीय पंचायतों के अनुरूप थे और यद्यपि कुछ विद्वान हमसे सहमत न होने, किंतु हम निश्चित रूप से इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि व्यवसाय के आधार पर बनी जातियों के उदय में आर्थिक संघों ने महत्वपूर्ण योग दिया। संघ का नेतृत्व एक प्रधान किया करता था, सामान्यतः जो ज्येष्ठ कहलाता था, और जिनके सहयोग के लिए वरिष्ठ सदस्य की समिति होती थी। ज्येष्ठ का पद परंपरागत था, जिसे आर्थिक संघ का सर्वाधिक धनी सदस्य धारण किए रहता था। पाली ग्रंथों में सर्वत्र ज्येष्ठ को अत्यधिक धनी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका राज्य भवन पर बड़ा प्रभाव होता था और जो स्वयं राजा का परामर्शदाता होता था। आर्थिक संघों का सहयोगी जीवन का और मध्ययुगीन यूरोप की क्रांति ध्वजा तथा मृग पुंज केश पुंजों से बने ज्येष्ठता के प्रतीक चवरों से जिनकी प्रतीत होती थी, ये और अन्य चिन्ह कभी कभी राजाज्ञा से प्रदान किए जाते थे और संघों के सदस्य स्थानीय उत्सवों में उन्हें साथ ले जाते थे। कुछ संघ मध्ययुगीन यूरोप की क्रांति अपनी निजी सेना व्यवस्था रखते थे, जो आवश्यकता के समय पर सहायक सेना के रूप में राजा की सेना की सेवा करती थी। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक का ध्यान मुख्यतः से है, तो किसकी ओर लेखक का ध्यान है? श्रेणी पद्धति की उत्पत्ति एवं विकास की चर्चा, श्रेणियों के संविधान तथा कार्य की ओर। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो जगह प्राचीन भारत में श्रेणियों के सामाजिक आर्थिक जीवन की भूमिका, या ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार श्रेणियों की अहम भूमिका थी। तो अहम भूमिका श्रेणियों की किसमें थी? तो वाणिज्य तथा व्यापार के विकास में सहायता करना श्रेणियों की अहम भूमिका थी। ज्येष्ठक शब्द इंगित करता है, तो ज्येष्ठक शब्द किसे इंगित करता है? एक चुने हुए दरबारी को। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रतीकों में कौन सा प्रतीक श्रेणी द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है वो है सैनिक। और उपयुक्त गद्यांश का भाव क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश का भाव इसमें हो जाएगा विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे संशोधित करके भी वीडियो लाती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो जो साक्ष्य प्राप्त होता है हल चलाने का, वो प्राप्त होता है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल से संबंधित नहीं था? तो जो वैदिक काल से संबंध नहीं रखता है वो है धर्मासन। बाकी सभा, समिति और विदत सभी संबंध रखते हैं। इसके अलावा एक और मैं आज चेंज करने वाली हूँ। जो वीडियो मैं रात में 10 बजे आपको प्रोवाइड करती थी डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, वो इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं आपको अवेलेबल कराने वाली हूँ। तो आज आपको 2 वीडियो साथ में ही मिल जाएंगे, तो थोड़ा वेट करिएगा। इसकी स्टडी करने के तुरंत बाद ही वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्यादवाद की परिकल्पना से संबंधित है। तो क्या स्यादवाद से संबंधित है? तो जैन धर्म स्यादवाद से संबंधित है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें एक ग्रीक नागरिक द्वारा गरुड़ स्तंभ स्थापित करने का उल्लेख है? तो बेसनगर अभिलेख में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुप्त सम्राटों ने कई राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो जो कूट के अनुसार जो उत्तर हमारा बनेगा वो हो जाएगा बी, मतलब ऑप्शन बी और डी, लिच्छवी और शक से स्थापित किए थे।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक तथा शासन संबंधी उन्मुक्त बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान की थी? तो गौतमी सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 12, कुषाण काल के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो जो सत्य हो रहा है कथन वो हो रहा है ऑप्शन बी, गांधार कला शैली का विकसित होना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ष दिया गया सूची 1 को सूची 2 से हमें संबंधित करना है। हर्ष हो जाएगा प्रियदर्शिका यहाँ पे। फिर विज्ञानेश्वर हो जाएगा मिताक्षरा से। भोज हम करेंगे सम्रागण सूत्रपात से, और वाण को हम करेंगे हर्ष चरित से। तो इस तरह से हम आपस में से सम्मिलित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो कर होता है एक तरह से टैक्स। फिर निर्वर्तन को हम करेंगे पथकर से, यानी 3rd नंबर से। फिर शुल्क कहाँ पर जाएगा? शुल्क हो जाएगा भू राजस्व से। और गद्यण ये हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। निर्वर्तन पृथक्करण, फिर कर टैक्स से, शुल्क भू राजस्व से, और गद्यण स्वर्ण मुद्रा से। इसके बाद कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन ए है, हिंद रोमन व्यापारी संबंध 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पतनोन्मुख हुआ। बिल्कुल सही है। फिर कारण दे रहा है, समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने सामुद्रिक यात्रा पर प्रतिबंध लगाए। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। ए सही है, गलत है, ए आर दोनों सही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं ये सब मिडविल के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए ये मैं इस वीडियो में नहीं आपको प्रोवाइड करूँगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।